जी दीप कमल जी, जहां तक मैं सही याद कर पा रही हूँ कि आपके तो घोषणा पत्र में भी था ये, और हमने सुना है अभी दिग्विजय जी को, वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा बहुत इधर से उधर करना पड़ता है लेकिन चीजें मैनेज हो जाती हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। देखिए मनु, दो बातें हैं। सबसे पहले तो ये कि दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने, जो मैं आपके भी चैनल पर सुन रहा था, उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता और सबसे प्रमुख वादा जो है वो बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए और विकलांगों के लिए 5100 रुपए पेंशन देने का है। और उसके लिए हमारी पार्टी के नेताओं ने अब तक भी प्रयास किए हैं, और हाल ही की जो भिवानी में हमने सफल रैली की, उसके अंदर फिर से ये प्रतिबद्धता जाहिर की है कि इस कार्यकाल के आखिर तक पहुंचते पहुंचते हम उसको 5100 रुपए तक ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी तरफ से कोई कसर उसमें नहीं रहेगी, क्योंकि वो हमारे बुजुर्गों के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है, उनके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। और पार्टी का एक प्रमुख घोषणा है, पार्टी की एक प्रमुख घोषणा है, जो दो हमारी सबसे पहले घोषणाएं थी, एक 75% निजी क्षेत्र का आरक्षण और दूसरा बुजुर्गों के लिए 5100 रुपए पेंशन। इन पर हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता सबसे पहले है। जहां तक ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का मामला है, मैं जितना इसके बारे में जानता हूं, ये 2003 में एनडीए सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी, सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, और उसकी गाइडलाइंस पर आगे राज्यों को उसको अडॉप्ट करने का विकल्प था उनके पास। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने 2010 में 2 मार्च 2010 को इसको हरियाणा के कर्मचारियों के लिए इंट्रोड्यूस किया, हरियाणा में लागू किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस की सरकार ने। और उसके बाद 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में कहीं पर भी अपने किसी मैनिफेस्टो में या और किसी जगह पर यह नहीं कहा कि हम वापस ओल्ड पेंशन स्कीम पर जाएंगे। यह उनकी पार्टी का एडॉप्ट किया हुआ एक मिशन है, एक स्कीम है हरियाणा में, जिसको आज सत्ता के लालच में ये देखकर कि पड़ोस में राजस्थान या उधर जो है वो हिमाचल में कोई बात हुई है उनकी पार्टी की तरफ से, इसलिए हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कैबिनेट, अपनी पार्टी, अपनी सरकार के किए हुए फैसले से पलटना चाहते हैं, पलट रहे हैं, सिर्फ इस लालच में कि उनकी सरकार किसी तरीके से आ जाए, कर्मचारी किसी तरीके से उनके साथ आ जाए। नहीं, मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ कर्मचारियों की बात, मैं कर रही हूँ उन लोगों की बात जो इसको लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। पेंशन बहाली संघर्ष समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके हक की बात मैं करना चाह रही हूं। दरअसल राजनीति का होती रहेगी। हाँ, देखिए, जब कोई भी वर्ग संगठित होता है तो वो अपने ही पक्ष में सोचता है और अपने ही पक्ष की बात करता है। कर्मचारी अगर आज के दिन सशक्त है, मजबूत है और इकट्ठा होकर यूनियन बनाकर, एसोसिएशन बनाकर अपनी मांग रख सकते हैं, तो उनकी मांग सुनी जा रही है, उनकी मांग देश में पहुंच रही है। लेकिन ये कितने लोग हैं हरियाणा में? 3.25 लाख। दीप कमल जी, हाँ दीप कमल जी, मुझे बताइए ना कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर पूरे 15 देश के किसी भी कोने में कोई एक व्यक्ति जो एनपीएस के हक में हो, मुझे बताइए। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, एनपीएस कोई ऐसा नहीं है कि एनपीएस कोई पूरी तरीके से कर्मचारी विरोधी नियत के साथ लाई गई हो। अगर कर्मचारी विरोधी नियत के साथ लाई जाती तो 2010 में इतना बड़ा आंदोलन कर्मचारी कर लेते कि 2014 तक नहीं, कांग्रेस की सरकार, वही सरकार जिन्होंने हरियाणा में लागू की, और 2004 से 2014 10 साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार, अगर उन 10 सालों में कर्मचारियों को उसका नुकसान दिखता या ऐसा दिखता तो वो तब भी इन चीजों के लिए आंदोलन होता। ये धीरे धीरे कोई एक मोमेंटम क्रिएट होता है। जिन लोगों की अब रिटायरमेंट आगे दिख रही है, वो लोग सोचते हैं उनके बारे में, वो नई पेंशन स्कीम को नहीं समझ पा रहे होंगे या उसका नहीं इस्तेमाल कर पा रहे होंगे। नई पेंशन स्कीम जो है वो पेंशन के बाद जो उनको पैसा मिलना, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलना है पेंशन का, उसको चुनने का विकल्प, उसको कैसे प्लान करना है, ये आजादी कर्मचारी को देती है कि कर्मचारी अपनी तनख्वाह में से प्रोविडेंट, अपना पेंशन फंड में पैसा लगाए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान चूज करे। अलग अलग बैंकों के पेंशन प्लान हैं, उनको चूज करे, उसमें इन्वेस्ट करे। जिस दिन से वो नौकरी ज्वाइन करता है तब से इन्वेस्ट करे, और उसको रिटायरमेंट के बाद जितना वो सोचता है कि पेंशन मिलनी चाहिए उतनी पेंशन उसको मिले। अगर किसी को 25,000 चाहिए तो उतनी पेंशन के हिसाब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकता है। किसी को 1 लाख रुपए, मतलब वो अपनी सैलरी में से ही कटौती करे, वो अपनी सैलरी में से ही कटौती करे भविष्य के लिए। पहले वाली पेंशन में भी तो कटौती सैलरी से ही होती थी, और अगर सैलरी के ऊपर सरकार कोई अपना हिस्सा देती भी थी तो वो भी तो सरकार का ही राजस्व का पार्ट है। हम सिर्फ उन कर्मचारी परिवारों के बारे में क्यों सोचे, क्यों जो सिर्फ पूरी जनसंख्या का 2%, 4% या 5% होते हैं, बाकी के 95% का कौन सोचेगा? जो लोग संगठित नहीं हो सकते, इकट्ठा किसी एक बैनर के तले आंदोलन नहीं कर सकते, क्या उनके बारे में कोई नहीं सोचे? ठीक है, कर्मचारियों की एक मांग है, उनके साथ जो भी चीजें हैं, उनके जो पहलू जुड़े हुए हैं, अच्छे बुरे, वो सारी बातें ठीक है, उनको हिसाब से निर्णय होना चाहिए। लेकिन
ये बात करके कि कोई सड़क पर उतर आया है और उसकी मांग तुरंत मान ली जाए या उसकी मांग पूरी तरीके से जायज है, मेरे ख्याल से ऐसे तो फिर हर वर्ग की अलग अलग इतनी मांगे होंगी जो कोई भी एक सरकार एक समय में पूरी नहीं कर पाएगी। आगे आगे धीरे धीरे चीजें बदलती रहेंगी, धीरे धीरे वक्त आएगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा 5100 रुपए पेंशन बुजुर्गों के लिए, वो हमारा प्राथमिक एजेंडा है। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, गठबंधन में है फिलहाल, उसके लिए हम वहां तक पहुंच जाए, हम संतुष्ट हो जाएंगे उसके। हाँ दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपना पॉइंट रख लीजिए, फिर मैं जा रही हूँ रजत जी के पास। दिनेश जी। मनु जी, मैं रावल साहब और दीप कमल साहब को बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं रावल साहब की बात पे आना चाहता हूँ। रावल साहब ने कहा कि ओपीएस देश के लिए घातक हो सकती है। तो रावल साहब, आप आज की सत्तासीन पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप मुझे बताएं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी पेंशन ले रहे हैं, हमारे उप प्रधानमंत्री जी कितनी पेंशन ले रहे हैं, आपके बीजेपी शासित जितने भी मुख्यमंत्री हैं या कैबिनेट के मंत्री और एमएलए हैं वो कितनी पेंशन ले रहे हैं। पेंशन लेना मंजूर करेंगे, आप आज इसी डिबेट में नोट करवा के जाएं कि आज से ये सब पेंशन सारी छोड़ के जा रहे हैं। दीप कमल जी क्या कह रहे हैं, मैं दीप कमल जी को थोड़ा ठीक करना चाहता हूं। सर, हरियाणा में 2010 में नहीं 2006 में लागू हुआ था। कितने लोग ऐसे हैं जो एनपीएस को नहीं चाहते हैं? श्रीमान जी, कितने परसेंट हैं, कितने लोग हैं? हिमाचल में भी उतने ही परसेंट थे, सत्ता से आप लोगों को बाहर किया है। मैं बता रहा हूं, पोस्टल बैलेट आप खोल करके देखिए। आपके ही दिग्विजय जी अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि बुजुर्गों का सम्मान हम करना चाहते हैं। तो महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी ही बात के ऊपर आता हूं कि जो कर्मचारी 58 साल में रिटायर होता है, ये डिमांड उसी टाइम की जानी है। 58 साल के लिए हम पेंशन मांग रहे हैं। आप कौन से बुजुर्ग की बात करते हैं? आप बुजुर्ग की मुझे उम्र तो बताएं कि किस आप बुजुर्ग, कौन सी एज में जाके बुजुर्ग मानते हैं? 58 साल तक सर्विस करने के बाद आप हमें एनपीएस थमा रहे हैं। एनपीएस आप क्या कह रहे हैं सारण साहब, दीप कमल जी, आप कह रहे हैं कि हम राइट देते हैं एम्प्लॉय को चूज करने का। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, पीएफआरडीए, एनपीएस किसी को कोई राइट नहीं देता है। बिना एम्प्लॉय की कंसेंट के उसका पैसा जबरदस्ती शेयर मार्केट में डाला जाता है। और जब कर्मचारी की, 1 मिनट के लिए एग्जांपल मान लेते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय 31 मार्च को रिटायर होना है और उस टाइम हमारा एक नीरव मोदी भाग जाओ जी, एक ललित मोदी भाग जाओ जी, हमारा तो शेयर मार्केट मुंह है। 700, 800, 1800 और 2200 रुपए के आप कॉल कीजिए। मैं आपको इतने एग्जाम्पल देता हूं और आप लोग सर्वाइव करके दिखाएं। पंजाब सरकार एक विधेयक लेकर के आई कि एक विधायक एक पेंशन। आप लोगों के विधायक कोर्ट में जाके खड़े हो गए कि 70,000 की पेंशन में हमारा काम नहीं चलता। आप लोग 10-10 ठीक है दिनेश जी, एक जो महत्वपूर्ण बात रजत जी, मैं इस पे बाकियों का भी कमेंट लूंगी कि एक दिन का विधायक भी अगर कोई बन जाए तो उसके जिंदगी भर के लिए पेंशन बंध जाती है। और ये लोग 30 से 40 साल, 50 साल की सर्विस देते हैं और उसके बाद पेंशन के लिए जूझ रहे हैं सड़कों पर।